प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, LBS गवर्नमेंट PG कॉलेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम MA फाइनल हिस्ट्री के पेपर 5 मेन ट्रेंड्स इन हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है ताम्र कांस्यकालीन सभ्यता। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने ताम्र कांस्यकालीन सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया था। आज हम राजस्थान में जो ताम्र कांस्यकालीन सभ्यताएं मिली हैं उनमें प्रमुख सभ्यता आहड़ की सभ्यता का अध्ययन करेंगे। आहड़ एक कस्बा है जो उदयपुर नगर से लगभग 2-3 मील की दूरी पर स्थित है। यह सभ्यता लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। आहड़ की संस्कृति आज खंडरों के ढेर में दबी पड़ी है। खंडर का ढेर लगभग 1600 फुट लंबा, 550 फीट चौड़ा है। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है क्योंकि यहाँ तांबे के औजारों की बहुतायत है। 10वीं-11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर या आघाट दुर्ग के नाम से भी पुकारा जाता था। यहाँ के स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से पुकारते हैं। उत्खनन के पश्चात यहाँ से जो औजार और हथियार मिले वो तांबे से निर्मित थे और इनका अध्ययन करके हमें ताम्र कालीन संस्कृति की विशेषताओं का पता चलता है। सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में श्री अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में इस स्थान पर उत्खनन का कार्य प्रारंभ हुआ। इसके बाद 1956 ईस्वी में श्री रतन चंद्र अग्रवाल और तत्पश्चात 1961-62 में पूना विश्वविद्यालय के डॉक्टर HD सांकलिया के नेतृत्व में खुदाई का काम जारी रखा गया। इस क्षेत्र के समूची स्थानों की खुदाई नहीं की गई है, किंतु जो खुदाई या जिस स्थान की या टीले की खुदाई की गई उससे हमें जो अवशेष मिले उनका अध्ययन करके हम आहड़ की संस्कृति का या आहड़ की ताम्रकालीन संस्कृति का पता लगाते हैं। पहले स्तर में कुछ मिट्टी की दीवारें, मिट्टी के बर्तन एवं पत्थर के ढेर प्राप्त हुए। दूसरे स्तर की बस्ती से हमें चित्रित बर्तन और मिट्टी के कुछ अन्य बर्तनों के टुकड़े मिले हैं। साथ ही हमें अन्य अवशेष भी मिले हैं, जैसे 2 तांबे की कुल्हाड़ियाँ जो बड़े महत्व की है प्राप्त हुई हैं, जो इनके जीवन यापन से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। अगर हम ताम्र पाषाणकालीन आहड़ सभ्यता के निवास स्थान का अध्ययन करें तो हमें अवशेषों के अध्ययन से जो जानकारी मिलती है उससे पता चलता है कि ये कच्ची ईंटों से मकानों का निर्माण करते थे। मकानों के निर्माण में पहाड़ी से मिलने वाले पत्थरों और धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। साथ ही नदी के तलछट से मिलने वाली काली मिट्टी से
जो चिकनी भी होती थी, ईंटों की एवं पत्थरों की लिपाई और चिनाई की जाती थी। भवनों में जो कमरे होते थे वो छोटे और बड़े दोनों ही आकार के होते थे। बड़े कमरों की लंबाई एवं चौड़ाई 33 गुणा 20 फीट तक देखी गई। कुछ कमरों की नींवें भी मिली हैं जिनका आकार 23 फीट लंबा, 15 फीट चौड़ा तथा 9 फुट गहरा था। कमरों में बांस की पट्टियाँ बिछाकर छोटे कमरों का निर्माण किया गया। उन पर पट्टियों पर चिकनी मिट्टी चढ़ाकर उन्हें टिकाऊ बनाया जाता था। इस प्रकार आज की भांति सीमेंट तो नहीं था, लेकिन काली चिकनी मिट्टी के द्वारा दीवारों और छतों पर लिपाई करके उसे प्लास्टर के समान प्रयोग किया जाता था। फर्श पर भी काली मिट्टी का ही लेप किया जाता था। छतों को लकड़ी की बल्लियों के द्वारा ऊंचा उठाकर रखा जाता था और उन बल्लियों को कच्चे फर्श में गाड़ दिया जाता था। मकानों में गंदा पानी निकालने की वैज्ञानिक पद्धति से आहड़वासी अच्छी तरह परिचित थे। वे इसके लिए 15 से 20 फुट के गड्ढे खोदकर उनमें मिट्टी के पकाए घड़ों को एक दूसरे पर बैठाकर पानी सोखने के गड्ढे बना दिया करते थे, जिनमें मकानों की नालियों से निकलने वाला गंदा पानी एकत्रित होता रहता था, जो बाहर गलियों अथवा सड़कों पर फैलकर उन्हें गंदा नहीं करता था। हमें भवनों से 2 या 3 चूल्हे, कुछ मकानों में 6 चूल्हों तक की संख्या देखी गई है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि बड़े परिवार के लिए भोजन की जो व्यवस्था थी वो कई चूल्हों के द्वारा की जाती थी, अथवा हो सकता है ये स्थान सार्वजनिक भोजन बनाने के लिए भी काम में लिए जाते हों। अगले लेक्चर में हम मिट्टी के बर्तन, मृदभांड, इनकी मुद्राएं, मोहरें, उपकरण, मणियाँ एवं आभूषण आदि का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।